हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिव्यू ऑफ एफएमजी इंटर्नशिप इन सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे। तो मेरे साथ अभी मेरी फ्रेंड जिन्होंने अभी वहाँ पर 1 साल का एफएमजी इंटर्नशिप कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है, तो वो अपना रिव्यू देंगी कि कैसा है वहाँ का, जो भी है, कैसा वर्क कल्चर है, कैसा टॉक्सिसिटी है, स्टाइपेंड है, लाइफ एक्सपीरियंस, उनका अपना खुद का क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिला है, वगैरह वगैरह। तो अभी हम उनको इनवाइट करते हैं और बिना देरी के वीडियो को चालू करते हैं। तो गाइस हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुकी है। और अब डिम्पी नहीं, अब डॉक्टर डिम्पी सिंह। और अभी इनको इनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। एंड अभी ये लाइफ में क्या कर रहे हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है, बिकॉज हम उतने टच में नहीं रहे थे। तो अब डॉक्टर डिम्पी सिंह ही अपने बारे में बताएंगी, और उसके बाद हम दो सेशन में इस वीडियो को रखेंगे। पहला रहेगा Q&A सेशन में, क्वेश्चन पूछूंगा, वो अपने उसके हिसाब से बताएंगे। फिर सेकंड पार्ट जो होगा उसमें वो अपने हिसाब से जैसा भी उनको ठीक लगे वो अपना पूरा का पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस बताएंगे, जिसमें जो भी इंसान अभी सिम्बायोसिस लेने वाला है उस इंसान को ऐसा फील हो कि इनके बातों से समझ में आए कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या करना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस रहता है, ताकि वो एक इंसान मेंटली प्रिपेयर रहे। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, कुछ डूज, कुछ डोंट्स, उन सब चीज़ों के बारे में सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो डॉक्टर डिम्पी सिंह, व्हाट्सअप। हाय, नमस्ते। तो मेरी इंटर्नशिप खत्म होके अभी 4 मंथ्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट अगस्त में खत्म हुई थी। एंड तब से जॉब ढूंढ रही थी, बट मिल नहीं रहा है। लाइक जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ मुझे पोस्ट या सैलरी पसंद नहीं आई, और मोस्टली बड़े हॉस्पिटल्स में थी नहीं, बिकॉज पीजी खत्म हुआ था जस्ट, एंड सब लोग ऑलरेडी फिट थे। तो तब से मैं ऐसे ही अपना नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ में जॉब्स ढूंढ रही हूँ। देखते हैं। ओके, तो आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया था? सिम्बायोसिस हॉस्पिटल पुणे। ठीक है, तो हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि जो सिम्बायोसिस है उसमें आपके टाइम पे कितने सीट्स थे, और अभी सुना है कि सीट्स कम होने वाले हैं। तो मैं थर्ड बैच थी सिम्बायोसिस में, एंड हमारे टाइम तक 150 सीट्स थे वहाँ पे। और 60-70 इंटर्न्स तो ले लेते थे वो लोग हर साल। मेरे बाद वाले बैच में 37 आए हैं, इवन दो सीट्स तभी भी 150 थे। बट फिफ्थ बैच से उनका सीट्स कम हो गए हैं, बिकॉज उनके खुद के इंटर्न्स आ गए। उनकी फर्स्ट बैच पास हुई है, तो सिम्बायोसिस के खुद के इंटर्न्स है। तो एफएमजीज के लिए उन्होंने सिर्फ 11 सीट्स रखे हैं। अब तो सिर्फ 11 इंटर्न्स लेते हैं वो लोग पर बैच। तो पर बैच में अभी जो ये जुलाई में, नहीं सॉरी, अभी जो जुलाई वाला एफएमजी हुआ तो उसमें जो दिसंबर वाला बैच है उसमें आते थे आपके टाइम पे, जो आपके बाद वाले बैच में लोग थे? मेरे बाद दिसंबर से जिनका इंटर्नशिप चालू हुआ उसमें अराउंड 37 इंटर्न्स थे शायद। मतलब दिसंबर में भी अभी 37 इंटर्न्स का खत्म होगा इस टाइम पे, तो उसके बाद फिर दूसरा बैच लेंगे वो लोग शायद। नहीं नहीं, दिसंबर में से जो आए वो लास्ट था, जब तक 150 वैकेंसीज थे उनके पास। उसके बाद अब जुलाई से 11 ही लेंगे वो। 11 ही लेंगे। देखते हैं इस बार सिम्बायोसिस रहेगा कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, वरना वीडियो बनाने से कुछ फायदा नहीं होगा। बट ठीक नहीं है। नहीं, रहेगा रहेगा। ठीक है, तो अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि एज अ इंटर्न, एज अ डॉक्टर, बट एज अ पर्सन सिम्बायोसिस हॉस्पिटल कैसा है, आप हॉस्पिटल के बारे में पहले बताइए। हॉस्पिटल मुझे ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशंस थी नहीं मेरी, क्योंकि कभी सुना नहीं था, एंड सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि वो है एक प्राइवेट सेटअप। बट सिंस वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, तो फिर वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी दूर से लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। तो काफ़ी दूर से एंड काफ़ी टाइप के केसेस दिखने देखने मिलते हैं। अलग-अलग टाइप के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वही सर्दी, खाँसी, बुखार ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारे टाइप के केसेस देखने मिलते हैं। एंड बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट सेटअप है, तो सब कुछ ऐसा सिस्टमैटिक, हाइजीनिक, सब लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ऐसा गवर्नमेंट में
एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहता है। वैसा नहीं है, सेटअप प्राइवेट है बट पेशेंट फ्लो गवर्नमेंट जैसा है। ओके, ठीक है। तो अब उसमें आपका एज़ ए इंटर्न डॉक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ डिपार्टमेंट्स है जो बहुत हेक्टिक होते हैं, उसमें एमओ से लेके कंसल्टेंट तक का सारा काम इंटर्न को ही सँभालना पड़ता है क्योंकि और कोई आता ही नहीं है। बट मोस्टली सब डिपार्टमेंट्स में बेसिक जो एक जूनियर डॉक्टर का काम रहता है कि पेशेंट हिस्ट्री लो, फाइल्स भरो, अ, सैंपल्स भेजो, सैंपल्स कलेक्ट करो, रिपोर्ट्स ट्रेस करो, बस उतना ही काम रहता है। सर्जरी होगा तो फिर ड्रेसिंग करना, वुंड क्लीनिंग ये सब, पेशेंट को प्रिपेयर करना, ये सभी मोस्टली सब जगह यही काम रहता है। ओके, तो वहाँ पर ऐसा स्ट्रेंथ जो कहते हैं कि डिपार्टमेंट में कितने सारे डॉक्टर्स हैं, कितने सीनियर्स हैं, कितने जूनियर्स हैं, तो स्ट्रेंथ अच्छा खासा है या फिर कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप पे ही आ जाता है बिकॉज़ वहाँ स्टाफ ही नहीं है? नहीं, स्टाफ का तो कोई इश्यू नहीं है। हर डिपार्टमेंट में उनका प्रॉपर एक हायरार्की है, एचओडी रहेंगे, फिर एसोसिएट प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर 2-2 ईच होंगे, फिर एसआर्स होंगे एटलीस्ट 3-4, जेआर्स तो आते-जाते रहते हैं, वो कोई परमानेंट नहीं होते, बट जेआर्स भी एट एनी गिवन पॉइंट 2 तो मिनिमम होते ही है। और मैक्सिमम जैसे ऑर्थो में हमारे पास ऑलमोस्ट 12 जेआर्स थे। तो स्टाफ तो काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। ठीक है। तो आपका जैसे वहाँ पर ओपीडी होता होगा, वहाँ पर वार्ड होते होंगे, राउंड्स होते होंगे, तो आपको सीखने कितना मिला? एज़ ए ओपीडी पहले आप बताइए कि ओपीडी में आपका क्या रोल था? आप डायरेक्ट पेशेंट के साथ आप इंटरैक्ट करते थे या फिर सीनियर करते थे और आप साइड में बैठ के बस देखते थे? कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कंसल्टेंट्स अपने साथ बिठाते हैं और पेशेंट की हिस्ट्री लेने बोलते हैं, पेशेंट को एग्ज़ामिन करने बोलते हैं और फिर लाइक काफ़ी सीनियर्स ऐसे भी हैं जो हाथ पकड़ के सिखाते भी हैं कि करना क्या है, पेशेंट अंदर आने से लेके उसके डायग्नोसिस बनाने तक एक-एक चीज़ वो आपको बताएँगे। कुछ-कुछ तो सीनियर्स ऐसे भी हैं जो 2-3 ओपीडीज़ आपको सिखाने के बाद एक ओपीडी डेडिकेट कर देंगे कि ये इंटर्न ओपीडी है, इसमें 2-3 इंटर्न्स बैठ जाओ और खुद ही करो तुम लोग। कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट होता है तो फिर उनके पास जाना होता है। तो सिखाते तो ऑलमोस्ट सब लोग हैं वहाँ पे। ऐसा मुझे ऐसे कोई सीनियर मिले नहीं जिन्होंने मना किया कि नहीं सिखाएँगे या इंटरेस्टेड नहीं थे। वो आप पे भी डिपेंड करता है, आप अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो सामने वाले को सिखाने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो सीखने तो काफ़ी मिलता है ओपीडी में भी एंड आईपीडी में भी। सुबह 8:30 से 8:30 पंच इन करना होता है वहाँ पे। अराउंड 9 ओ क्लॉक से सीनियर्स के राउंड्स चालू होते हैं एंड एचओडीज़ आते हैं राउंड्स पे, सारे कंसल्टेंट्स भी आते हैं एंड राउंड बहुत अच्छा होता है, लाइक ऐसे पूरी झुंड जमा होती है, जैसा दिखते हैं हम लोग टीवी शोज़ में, वैसा प्रॉपर वैसा होता है वहाँ पे एंड सिखाते हैं, ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं जूनियर्स के साथ। इवन सिम्बायोसिस के खुद के इंटर्न्स भी आ गए, तभी भी मैंने काम किया था, जब सिम्बायोसिस के इंटर्न्स भी थे और हम लोग एज़ एफएमजी एक्सटर्न्स भी थे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन किसी ने किया नहीं कि उनको सिखाएँगे हम अपने बच्चों को, तुम्हें नहीं सिखाएँगे। वो सबको एक्सप्लेन करते हैं, सबको अच्छे से बताते हैं। राउंड्स कुछ एचओडीज़ होते हैं जिनके राउंड्स 2-2 3-3 घंटे चलते हैं। वो प्रॉपर एक लेक्चर जैसा ही हो जाता है। वो एक कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट या केस होगा, तो वो पूरा टॉपिक उठा के उसका सब कुछ बता देते हैं वो। तो काफ़ी अच्छा होता है लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसमें फिर ऐसा होता है कि अगर आपने कोई ऐसा सीकेडी टाइप का पेशेंट देखा या कुछ आपने ऐसा टीबी वाला पेशेंट देखा तो आप घर जाके वापस से पढ़ के पूरा खुद भी प्रिपेयर होके नेक्स्ट डे आते हैं राउंड में, तो हो सकता है कि पहला दिन जब आपको बोला जा रहा होगा आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, बट आप वापस से घर जाके पढ़ के नेक्स्ट टाइम वापस आते हैं, जब नेक्स्ट टाइम राउंड होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। तो आपसे पूछा जाता है कि मतलब एज ए इंटर्न कोई खड़ा है और एचओडी ने इंटर्न से पूछा कि अच्छा तुम बताओ ये ऐसा क्यों हुआ, और इंटर्न आंसर दे रहा है, या इंटर्न अगर आंसर नहीं दे पाया तो क्या बोलते हैं कि ठीक है पढ़ के आना, या फिर वो बता देते हैं वहाँ पर आंसर या कुछ और? पढ़ के आना बोलते हैं, स्पून फीडिंग तो नहीं होती है वहाँ पे क्योंकि मोस्टली वहाँ पे ना एचओडीज़ जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं। तो वो लोग का डिसिप्लिन और
वो सब बहुत होता है, वो खुद से टॉपिक भी देते हैं कि कल ये पढ़ के आना, कुछ अगर आंसर नहीं कर पाए, थोड़ा-सा डाँटेंगे भी, कभी फ्रस्ट्रेटेड रहे या कुछ इश्यू उनका भी होता होगा, तो थोड़ा कभी चिल्ला भी देते हैं, थोड़ी बेइज़्ज़ती भी हो जाती है। बट इंटर्न्स का तो काम ही वही होता है, बेशर्म हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। लेकिन ऐसे नहीं कि वो आंसर बता देंगे या डिसमिस कर देंगे एकदम, वो बोलेंगे कि आप पढ़ के आओ ये टॉपिक और कल मुझे आंसर चाहिए। और ईएनटी के एचओडी है, वो भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। वो तो ऐसा करते थे कि वो राउंड ही नहीं चालू करते थे, उनको पहले आंसर चाहिए, कल जो नहीं बताया उसका, उसके बाद वो आगे बात करेंगे। तो स्पून फीडिंग नहीं, पढ़ के आना होता है। ठीक है। देन ओके, ये हो गया। टॉक्सिसिटी, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बात किया, आई डोंट थिंक टॉक्सिक वैसा वो सीन है, या है, क्या लगता है? वैसा कुछ मेजर इश्यू तो है नहीं। अगेन सब्जेक्टिव है, आप पे डिपेंड करता है एज़ अ पर्सन आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशंस। कुछ-कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ थोड़ा ऐसे इंटरनल पॉलिटिक्स चलते हैं। आप उसमें नहीं पार्टिसिपेट करोगे, आप खुश रहोगे, आप इंटर्न हो, आपको अपना काम करना है, निकलना है। पार्टिसिपेट करने लगोगे तो फिर इन्वॉल्व हो जाओगे तो फिर टॉक्सिक तो लगेगा जब चीज़ें होंगी आपके साथ। ऐसे एफएमजी इंटर्न देखकर आपको टारगेट नहीं किया जाता ना, कि ये इंटर्न है, पहले इसको टारगेट करो या इसको फंसाओ या फिर इसको हेरेस करो, या जानबूझ के ज़्यादा काम दे रहे हैं, 12-12, 13-13 घंटे तक एक जगह बिठा के रखते हैं, काम पे काम दिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि व्हाई मी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जेआर्स होते हैं कुछ-कुछ जो ऐसा ट्राई करते हैं कि उनका काम वो इंटर्न्स पे डाल के चले जाएँ, तो इंटर्न्स को रुक जाना पड़ता है। बट अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो। आपको भी प्रॉपर रिप्लाई देना आना चाहिए। कोई सिखा रहा है तो रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं सिखा रहा है, सिर्फ़ काम करने के लिए अपना काम आपके ऊपर डालने के लिए रुका रहा है, तो आप कैसे उसको हैंडल कर पाते हो, उस पे भी डिपेंड करता है। बट हम्म, ऐसा एफएमजी बोल के कोई टारगेट नहीं करता है। मुझे तो नहीं किया, मैंने 1 साल 1 ईयर 2 मंथ्स की वहाँ पे इंटर्नशिप, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। ओके। और स्टाइपेंड? मेरे टाइम तक 5000 मिलता था स्टाइपेंड। मेरे बाद वाले बैच से आई थिंक उन लोगों को 10,000 मिलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सिम्बायोसिस के खुद के इंटर्न्स आए तो उनको भी स्टाइपेंड मिल रही थी, तो उनको नेचुरली एफएमजीज़ को भी बढ़ा के देनी पड़ी। तो आई थिंक मेरे बाद वाले इंटर्न्स से 10,000 मिल रहा है स्टाइपेंड। ठीक है। और क्या पूछना चाहिए? वर्क कल्चर हो गया, कैसे होता है, टॉक्सिसिटी भी पता चल गया, स्टाइपेंड पता चल गया। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? आपके जो पेपर वर्क थे वो हो गए थे, या उस पे बहुत फिर से दिमाग खराब हुआ पूछे पूछे? पेपर वर्क की ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है अंटिल द वेरी एंड जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, वहाँ पे मोस्टली आपको एक स्टूडेंट सेक्शन करके डिपार्टमेंट है, उनसे सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 सर बैठते हैं और वो सर एकदम भगवान बराबर है, हर चीज़ में हेल्प करते हैं, कुछ भी ज़रूरत हो आपको वो आपसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहते हैं। तो कुछ भी हो उनको उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको मैसेज या कॉल करके भी वो लोग ट्राई करते हैं कि हेल्प करके जो भी मैटर है सॉल्व हो जाए। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है। और बिल्डिंग कैसा है, मतलब स्ट्रक्चर बिल्डिंग कैसा है वहाँ पर? लाइब्रेरी है या फिर ऐसा कुछ कैफे वगैरह हो गया, वो सब है कि नहीं? बहुत, बहुत अच्छा कैंपस है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ ये हॉस्पिटल नहीं है, उनका मेडिकल कॉलेज भी हॉस्पिटल के सामने ही है, प्लस उनके दूसरे कॉलेजेस भी हैं इन इन दैट विसिनिटी। तो कैंपस तो बहुत अच्छा है, ऐसे हिल के बेस पे है कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और हिल टॉप पे जाओगे तो उनका आई थिंक टेक्निकल यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी भी है ऊपर। कैफ़ेज़ बहुत सारे हैं उनके, खुद का मेस है, एक रेस्टोरेंट है हिल टॉप पे, पिज़्ज़ेरिया है हिल टॉप पे। हिल टॉप पे आप साइक्लिंग कर सकते हैं जाके या सिंपली वॉक करने भी जा सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल वेदर होता है वहाँ पे हमेशा।
एक उनका सिम्बीट करके कैफ़े है जिसमें काफ़ी अफ़ोर्डेबल फूड मिल जाता है, अच्छा होता है एंड काफ़ी सारे वैराइटीज़ भी है उनके पास, आपको कैंपस के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ, लाइब्रेरीज़ है, कंप्यूटर रूम भी है, आप सारे फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। इंटर्न्स वहाँ बैठ के पढ़ाई भी करते हैं अपने फ्री टाइम में। जो इंटर्न्स कैंपस के पास में ही रहते हैं, वो इनफैक्ट ड्यूटी आवर्स के बाद भी वहाँ रात-रात तक बैठ के पढ़ाई करते थे, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि इंटर्न हो तो अलाउड नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं अंदर। हॉस्टल्स वगैरह ऐसा एकोमोडेशन देते हैं क्या इंटर्न्स को, या कोई अगर दूर का है तो उसको ऐसा मिलता है, या बाहर ही रहना पड़ता है? बाहर ही रहना पड़ता है। उनके अपने स्टूडेंट्स और अपने स्टाफ के लिए हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, बट इंटर्न्स को अभी तक तो वो नहीं प्रोवाइड करते। मुझे नहीं लगता आगे भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उनको अपने लिए ही कम पड़ता है। तो वो एरिया कैसा है, वो कैंपस के बाहर जो है एरिया, वो तो आप बोल रहे हैं कि पुणे से थोड़ा बाहर तरफ में है, तो वो एरिया जैसे आप वहाँ पर थे तो आप बाहर ही रहते होंगे फ्लैट वगैरह में रेंट पे, तो है वो सब ऐसा सुविधा है आपके लिए? कैंपस पहुँचने तक का जो रोड है, 1 किलोमीटर का थोड़ा स्ट्रेच है, जो अभी डेवलप हो रहा था। जब तक मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहे थे और पास में भी है पीजीज़, उस 1 किलोमीटर स्ट्रेच में भी पीजीज़ है, बट कम है और अभी और बन रहे हैं। लाइक वो बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे, मेबी अभी 3-4 महीने में हो बन जाएँगे। बट उस 1 किलोमीटर स्ट्रेच के बाहर अगर जाएँगे, तो सुसगाँव करके एक बहुत बड़ा टाउन जैसा जगह है, वहाँ पे ईज़िली अकोमोडेशन मिल जाता है, पीजीज़ है, हॉस्टल्स है, इंडिपेंडेंट फ्लैट्स है, ऐसे ओनर्स ने बंगलोज़ बना रखे हैं। मैं जिसमें रहती थी, वो एक ओनर का बंगलो था, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग खुद रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने 2 सेपरेट रूम्स बना रखे थे रेंट करने के लिए। तो मैं उसमें रहती थी एंड रेंट इतना कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल ही है, जितना बाकी सब जगह है पुणे में। मिल जाता है ईज़िली कितना अकोमोडेशन का कोई खर्चा इश्यू। खर्चा कितना होता था, मतलब रेंट वगैरह लेकर? और वहाँ मेस वगैरह भी होता होगा कि आप खुद बनाते थे खाना? मैं खुद बनाती थी बट वहाँ सिम्बायोसिस में मेस है। आई थिंक मेस के चार्जेज़ 5000 है फॉर 2 मील्स अ, फॉर अ मंथ। बट बाहर अगर रेंट पे रहोगे तो मैं 1 बीएचके फ्लैट में रहती थी। उसका रेंट मुझे पड़ता था 13,000 पर मंथ। मेरे बाजू वाला जो रूम था, वो एक 1 रूम किचन था, नॉट स्टूडियो ऐसा 1 रूम था और सेपरेट किचन था। उसका रेंट 8,000 था और पीजीज़ में भी रहेंगे या गर्ल्स हॉस्टल्स है वहाँ पे बहुत सारे, उसमें भी अराउंड सेम रेंट है। एक 1 मतलब एक रूम में 2 या 3 लड़कियाँ रहती है और एक बेड ऑक्यूपाई करने का पर मंथ 10,000 है। उसमें आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, क्लीनिंग प्रोवाइड करते हैं। बाकी लॉन्ड्री आपको अलग से करना होगा, अपना देखना पड़ेगा। अब अच्छे हैं बट पीजीज़ भी अच्छे हैं। हम्म, और सेफ्टी फाइनल, सेफ्टी पहला तो हॉस्पिटल का, सेकंड हो गया जो वहाँ से जो वो 1 किलोमीटर दूर में जो आप जो वो गाँव बोल रहे हैं, वो जो एरिया बोल रहे हैं, तो जैसे आपका नाइट ड्यूटी पड़ता होगा, आपका बी शिफ्ट पड़ता होगा, तो रात के 9 बजे तक आपका ड्यूटी होता होगा, तो सेफ्टी का पहले बता हॉस्पिटल दीजिए, उसके बाद फिर ड्यूटी आवर्स का भी कि कैसे कैसे ड्यूटी आवर्स होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में। हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे 24/7 गार्ड्स होते हैं, 24/7 स्टाफ भी होता है, कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, बट कैंपस के बाहर 10 बजे तक स्टूडेंट्स होते हैं, सिम्बायोसिस के बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी बच्चे वहीं होते हैं, तो वो लोग घूमते रहते हैं वहीं पे। 10 बजे के बाद थोड़ा भीड़ कम होना चालू होती है, तो एज़ आई सेड वो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके एक साइड में अभी पूरा जंगल ही है काइंड ऑफ एंड दूसरे साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वो स्ट्रेच थोड़ा-सा रिस्की है। उसमें पैदल चलना या अकेले रात को बाहर घूमना इज़ नॉट सेफ, मुझे डर लगता था। कभी कुछ हुआ है या ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है कि किसी के साथ कुछ हुआ है, बट देन अगेन रिस्क लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन।
उस 1 किलोमीटर स्ट्रेच के बाहर तो पूरा सुसगाँव एरिया है, वो तो ठीक ही है, ऐसा कुछ गड़बड़ है नहीं वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन का कुछ जुगाड़ पहले से करके जाओ वहाँ पे तो बेटर है क्योंकि वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ़ एक बस है, उसके कुछ फ़िक्स टाइमिंग्स है और वो टाइमिंग्स हमारे टाइमिंग से मोस्टली मैच होते नहीं हैं। फिर शेयरिंग कैब्स या ऑटोज़, टैक्सीज़ ऐसे मिलते हैं वहाँ पे, उसमें जगह नहीं मिलती है क्योंकि पेशेंट ही इतने सारे होते हैं, तो हमें बैठने का बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल करने के कैपेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज़ खुद का स्कूटी या खुद का कुछ व्हीकल लेके जाना बेटर होता है। और ड्यूटी आवर्स कैसे रहते हैं आपके? जैसे जो नॉन क्लिनिक सॉरी, मतलब जो स्मॉल जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो 2-2 हफ्ते के होते होंगे, डर्मा या जो ईएनटी वगैरह, और एक होते हैं बड़े गायनी मेडिसिन सर्जरी, तो उनके ड्यूटी आवर्स कैसे होते हैं? इमरजेंसी ड्यूटी के कैसे आवर्स होते हैं? ड्यूटी आवर्स फिक्स्ड है, डिपार्टमेंट कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ड्यूटी आवर्स 8:30 टू 4:30 फिक्स्ड है क्योंकि वहाँ पे एनएमसी का पंच इन पंच आउट वाला सिस्टम है। तो वो आपको करना कंपल्सरी है। तो मॉर्निंग 8:30 टू इवनिंग 4:30 इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी डिपार्टमेंट। आप लेट आ रहे हो तो आपका लेट पंच इन होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। डिपार्टमेंट हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है टाइमिंग को लेके, तो कोई सीनियर्स आपको नहीं बोलेंगे आप 9 बजे भी आओ, 10 बजे भी आओ, कोई कुछ बोलता नहीं है। बट आपका जो पंच इन नहीं हो रहा है सुबह 8:30 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपके ऊपर आएगी। या तो आपका एब्सेंट लग सकता है उस दिन या हाफ डे लग सकता है। तो वो सब चेक होता है। जो उधर के एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेक करते हैं पंच इन पंच आउट इंटर्न्स का भी, नॉट जस्ट सैलरीड स्टाफ, सबका चेक होता है। एंड कोई ऐसे बार-बार लेट आ रहा होगा या पंच इन नहीं कर रहा होगा, सिर्फ आउट कर रहा होगा या सिर्फ इन कर रहे हैं, आउट नहीं कर रहे हैं, तो उनको बुला के फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। अगर बार-बार सेम गलती होती है तो शायद वो लोग स्टाइपेंड कट करते हैं या एक्सटेंशन लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है। मेरे टाइम तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, बट मेरे बाद मैंने सुना था कि जूनियर्स के साथ हो रहा है, उनकी स्टाइपेंड कट हो रही है। तो हम्म। वो उतना ड्यूटी आवर हर डिपार्टमेंट में फिक्स्ड है। बाकी अगर नाइट ड्यूटी लगती है तो पूरी 24 आवर्स की लगती है। आप आज सुबह 8:30 आ रहे हो, तो आप कल सुबह 8:30 तक रहोगे और फिर आपको नेक्स्ट डे ऑफ मिलेगा। और बस यही 2 ड्यूटी टाइम्स है। ऐसा कुछ शाम से चालू होता है और सुबह खत्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो 8:30 टू 4:30 या फिर 8:30 टू 8:30। ओके, मतलब ऐसे रात को निकलने का या रात को घर जाने जैसा वैसा कुछ सीन होता ही नहीं है, तो उसका कोई नहीं, इशू नहीं है। 4:30 बजे तक होके तो वैसे भी 4:30-5 बजे तो ऐसा लाइट रहता ही है, अंधेरा नहीं रहता है हाँ, वो। तो कोई इशू नहीं है कि आपको रात के 9 बजे छुट्टी मिल रहा है या 8 बजे छुट्टी मिल रहा है तो आप जाओगे कैसे? तो वो तो कोई इशू ही नहीं। नहीं होता है किसी के लिए। ओके। और मैंने सुना था कि सिम्बायोसिस में सिर्फ लड़कियां ही होती है, तो ये सच है? एमबीबीएस स्टूडेंट्स एंड एफएमजी इंटर्न सिर्फ लड़कियां हैं। बाकी स्टाफ तो कोएड ही है उनका, ऐसा अच्छा, कुछ। एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी सारी लड़कियां ही है? यस। सिम्बायोसिस गर्ल्स उन, मेडिकल कॉलेज। उनके नेक्स्ट ईयर से पीजी एडमिशन्स भी चालू हो रहे हैं, बट वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है या कोएड है वो मुझे पता नहीं है। बस इतना ही पता है कि उनके पास कुछ 60 पीजी सीट्स उनको अलॉट हुई है। ओके। लेकिन प्राइवेट है तो फिर प्राइवेट का तो अलग ही रहता है पैसा। वो तो कोई आप जैसे ही लोग ले सकते हैं, हम तो नहीं ले पाएंगे। नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड खत्म हुआ। अब मैं बस चाहता हूँ कि आप जो है अपना जो 1 साल 2 महीने का एक्सपीरियंस है, फ्रॉम डे वन, जब कुछ नहीं आता था, जब बस इतना पता है कि पैरासीटामोल 500 mg और 650 mg मिलता है, से जब निकले, जब आपको उस मोमेंट पे कोई भी केस, कोई भी कंप्लेन, कोई भी चीज़ बोला जाए तो यू हैव द आइडिया, यू हैव द नॉलेज, या कह सकते हैं यू हैव द कॉन्फिडेंस कि चलो मैं उसको अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग को हर चीज़ आता है, लेकिन अभी इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ भी अटेंड कर सकते हैं, एटलीस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, बाद में फिर हमारे सीनियर्स को बताएंगे।
ये जर्नी आपका कैसा रहा और उसमें उतार-चढ़ाव, कुछ डिपार्टमेंट अच्छे, कुछ डिपार्टमेंट बुरे, कुछ डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें आपने की जो आप चाहोगे कि ना करो, कुछ में ऐसी चीज़ें नहीं की जो आप चाहोगे कि तुम लोग करो। तो आप स्टार्टिंग से पहला सब्जेक्ट क्या था, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, ऐसे पूरा टाइमलाइन। मेरा स्टार्टिंग ऑफ द इंटर्नशिप थैंकफुली माइनर पोस्टिंग से हुआ था। तो जब मैं इनिशियली गई कुछ आता नहीं था, तो ऐसे छोटे-छोटे पोस्टिंग्स थे 1 वीक या 2 वीक्स के, तो सीनियर्स को भी पता होता था कि अरे 1 हफ्ते के लिए आए हैं, फिर तो चले ही जाएँगे। तो वो लोग भी बहुत ऐसे लीनिएंटली लेते थे, बहुत प्यार से बात करते थे। कुछ हम लोग पूछ भी देते थे, कुछ गलती हो भी जाती थी, तो मस्ती-मज़ाक में वो लोग भी जाने देते थे। ऐसा कोई सीरियसली कुछ लेता नहीं था। और स्टार्टिंग इतने अच्छे अ, एकदम चिल पोस्टिंग से हुई थी। ऑप्थाल, ईएनटी, डर्मा ये सब से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी एकदम चिल होते थे। जैसे सर्जरी में अभी स्टार्ट होता है किसी का सर्जरी से, वहाँ पे सर्जन्स ही इतने परेशान हैं, उनको इतना काम है कि वो लोग अभी कितना किसी बच्चे को बिठा के सिखाएँगे या पढ़ाएँगे। बट मेरा इतने चिल पोस्टिंग से चालू हुआ, तो फिर वो सीनियर्स भी एकदम आराम से बैठ के बताते थे, सिखाते थे। स्टार्टिंग में ही हॉस्पिटल के बारे में सब बता दिया। कुछ आगे मेडिसिन की पोस्टिंग आने वाली थी आगे, तो पहले से ही बता दिया कि कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, कौन से डॉक्टर ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, किसके पास जा सकते हैं क्वेश्चन्स पूछने, किसके पास नहीं जा सकते। उन्होंने पहले ही बता दिया। तो फिर वो सबसे थोड़ा ईज़ी हो गया था हमारे लिए, और हमने बेसिक हॉस्पिटल में कैसे काम होता है, कौन से फॉर्म्स भरने होते हैं, फाइल्स कैसे लिखनी होती है, हिस्ट्रीज़ कहाँ लेनी होती है। उधर सिम्बायोसिस का अपना एक ओपीडी बुकलेट है, उसमें सब कुछ लिखना होता है। फिर रिसेप्शन का स्टाफ कैसे काम करता है, ये सब हमने स्टार्टिंग में ही माइनर पोस्टिंग्स में सीख लिया। तो जब तक हमारी मेजर पोस्टिंग्स आई, मेरी फर्स्ट मेजर पोस्टिंग गायनी थी। तो जब तक वो आया, तब तक मैं बेसिक वर्कफ़्लो सीख चुकी थी, तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो गया था। उसके बाद मेजर पोस्टिंग में आने के बाद 7 वीक्स की होती है वहाँ पे गायनेक की पोस्टिंग। तो फिर विदिन फर्स्ट 7 टू 10 डेज़ सब कुछ पता चल जाता है कि कौन से डॉक्टर कैसे, वहाँ पे यूनिट्स होते हैं, अलग-अलग यूनिट्स होते हैं जिनके अलग-अलग यूनिट हेड्स होते हैं। तो हर इंटर्न को एक अलग यूनिट मिलता है, उसी यूनिट में 7 वीक्स काम करना होता है। तो आप अपने यूनिट आपके यूनिट में अराउंड 4 टू 5 डॉक्टर्स होंगे, एक यूनिट हेड, 1 या 2 प्रोफ़ेसर, 1 या 2 एसआर और 1 या 2 जेआर। तो ऐसे 5 मिनिमम डॉक्टर्स तो होंगे। उनके बारे में आप फर्स्ट 7 टू 10 डेज़ में सीख जाते हो कि उनको कैसा काम चाहिए होता है, उनको क्या कहाँ पे कैसे लिखा हुआ चाहिए, या पेशेंट के बारे में जो भी होता है, सब आप 7 टू 10 डेज़ में सीख जाते हो। तो उसके बाद बहुत ईज़ी हो जाता है। उसके बाद कैसे निकल जाता है बाकी का टाइम, वो समझ में नहीं आता है। और सीनियर्स भी हेल्प करते हैं, कुछ गलत लगा भी तो डाँट देंगे, अगले दिन खुद आके प्यार से बात करेंगे। कभी किसी का मूड खराब रहता है तो निकल जाता है फ्रस्ट्रेशन, हमें भी उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जाने देना चाहिए। फिर टुवर्ड्स द एंड तो 1 साल तक तो पूरा हॉस्पिटल ही खुद सँभाल लो, ऐसा ही हो जाता है। दिस इज़ फॉर इंटर्न्स अगेन, जो काम करने में इंटरेस्टेड है, सीखने में इंटरेस्टेड है। मेरे बैच में बहुत सारी ऐसी इंटर्न्स थी, जो इंटरेस्टेड नहीं थी, बस आते थे, पंच इन करके बैठ जाते थे, फिर पंच आउट करके चले जाते थे। तो ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस या उनका फीडबैक अलग रहेगा मेरे से। मैं उतनी भी ज़्यादा एकदम काम करने वाली इंटर्न नहीं थी, बट ऐसी भी नहीं थी कि मैं जाके बैठ जाती थी। तो काम करोगे, इंटरेस्टेड रहोगे, थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। गायनी के लिए मेरे पास टिप्स यही है कि ज़्यादा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट मत करना। वो फीमेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा अपने काम से काम रखना। ज़्यादा किसी की बातें इधर-उधर या गॉसिप में पार्टिसिपेट करना, ये सब मत करना। वहाँ पे काम करो, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सिखाते हैं। अ, ऑन योर वेरी फर्स्ट डे आपको सब सब सिखा देंगे, लेबर रूम में ले जाएँगे, सिज़ेरियंस दिखा देंगे। एपिज़ियोटोमी तो मुझे असिस्ट करने को भी मिली है।
इफ यू आर इंटरेस्ट दिखाओगे तो सब करने मिलेगा, सब सिखाएँगे वो लोग। उसके बाद मेजर पोस्टिंग में आता है सर्जरी, सर्जन्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, बहुत एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं, बहुत प्यार से सब कुछ सिखाते, पढ़ाते हैं, एकदम एज़ आई सेड यूनिट से अलग-अलग आप जिस यूनिट में जाओगे फैमिली जैसे रहते हैं वो लोग, तो आप भी उनके फैमिली का एक पार्ट बन जाओगे। उधर भी कोई ऐसा टॉक्सिसिटी या कोई इश्यू, कोई परेशान ऐसा कुछ करता नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मेडिसिन भी सेम, हर यूनिट एक फैमिली जैसा है, आप उस फैमिली के पार्ट बन जाओगे। बस पॉलिटिक्स से दूर रहो, पार्टिसिपेट मत करो, अपना काम करो, इंटर्न हो, टेम्परेरी हो वहाँ पे, जाओ, सीखो, काम करो, वापस घर आओ, दैट्स इट। ओके। तो कुछ ऐसा कोई मज़ेदार केस या फिर कुछ ऐसा आपको एक एक्सपीरियंस हुआ हो किसी डिपार्टमेंट में कि ऐसा एक पेशेंट आया था, ऐसा-ऐसा हुआ, फिर वहाँ से ऐसा पता चला, फिर वो हुआ, जैसे कुछ एक रहता है ना, कुछ तो एक ऐसा चीज़ रहता है जो याद रह जाता है कि यार वो एक चीज़ था जो हम देखे, कुछ ऐसा है? मेरा सबसे मेमोरेबल था, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा-सा इमोशनल है, बट सबसे मेमोरेबल मेरे इंटर्नशिप का वो ही एक दिन था। मेरी सर्जरी की पोस्टिंग थी और हमारा ओपीडी डे था उस दिन। तो हम लोग ओपीडी में बैठे थे और एक ओल्ड आंटी आई थी, उनको कोई वृद्धाश्रम से लेके आया था और वहाँ पे छोड़ के चला गया था उनको। तो बहुत रो रही थी वो, बहुत पेन में थी और काफ़ी टाइम से उन्होंने शावर नहीं लिया था और उनका किसी ने डायपर भी नहीं चेंज किया था। वो एक्चुअली पैरालाइज़्ड थी, उनके दोनों लेग्स काम नहीं करते थे, तो वो व्हीलचेयर पे थी एंड शी वाज़ अराउंड 70-75 होगी। तो बहुत स्मेल आ रहा था उनसे। ऑफ़ कोर्स उन्होंने काफ़ी टाइम से शावर नहीं लिया था इसीलिए कपड़े भी नहीं चेंज किए थे। उनके पास सब था, न्यू डायपर्स, न्यू क्लोथ्स, उनके पास एक बैग था उसमें सब रखा हुआ था बट कोई उनको छोड़ के चला गया था। तो अब वो ओपीडी तक भी नहीं आ पा रही थी, उनको बस किसी ने चेयर पे बिठाया और चले गए वहाँ से। तो हमारे एक सीनियर आए, उन्होंने देखा कि ऐसे एक आंटी है, बट कोई उनके पास जाने के लिए रेडी नहीं था सिंस शी वाज़ हैविंग दिस स्मेल। ना कोई नर्स जा रही थी, वहाँ पे मामा-मौसी होते हैं क्लीनिंग स्टाफ, वो लोग भी उनके पास जाने के लिए रेडी नहीं थे। और मुझे इतना बुरा लग रहा था वो आंटी को देख के कि मुझे कुछ तो करने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने सीनियर को जाके पूछा कि उनको हेल्प करे क्या, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको देखते हैं। वो पेन से चिल्ला भी रही थी, थोड़ा रो रही थी। तो सीनियर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि तू भी डॉक्टर है ना, तुझे जो करना है कर, तू जाके देख ले, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे पूछ लेना आके। तो मैं गई उनके पास, मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि शी वाज़ डेफ एंड म्यूट। तो ना उनको कुछ सुनाई दे रहा है, ना वो कुछ बोल पा रही है, वो बस बैठ के रो रही है वहाँ पे। तो फिर मैंने एक क्लीनिंग स्टाफ थी मौसी, उनको बुलाया, उनसे नर्स तो आने को तैयार नहीं थी। पहले मैंने नर्स से बात की, नर्स आने को तैयार नहीं थी। नर्स वाज़ लाइक कंसल्टेंट बोलेंगे तो मैं जाऊँगी और कंसल्टेंट तो इग्नोर ही कर रहे थे उनको। पता नहीं क्यों ऐसे अच्छे लोग हैं बट पता नहीं क्यों कुछ होगा रीज़न। तो नर्स नहीं आने को तैयार थी, मैंने मौसी से हेल्प माँगी, मौसी भी आने के लिए रेडी नहीं थी। तो फिर इन द एंड मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास कुछ काम है नहीं, मैं इंटर्न हूँ, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं ये आंटी को लेके बैठूँगी और अपना पूरा ओपीडी डे आंटी के साथ वेस्ट करूँगी। तो मैं आंटी को लेके गई प्रोसीजर रूम में और मैंने उनको सब करके दिया। मैंने उनके सब ड्रेस चेंज किए, डायपर चेंज किए, क्लीन किया। उनको राइट डायबिटिक फुट था उनका। तो उसका वुंड ओपन किया, ड्रेसिंग ओपन की, वुंड क्लीन किया, वापस ड्रेसिंग करके दी। मैं आराम-आराम से उनको पूरा असिस्ट किया, थोड़ा प्रॉब्लम हुई मुझे भी, स्मेल ज़्यादा आ रही थी बट ठीक है, बहुत दिल से सुकून मिला उनको हेल्प करके। ये सब करने के बाद उन्होंने भी बहुत ब्लेसिंग्स दी मुझे, बहुत उनको कुछ बोलने आ नहीं रहा था बट ऐसे सर पे हाथ रख रही थी, हग करने की कोशिश कर रही थी। और फिर ये सब खत्म होने के बाद जब उनको वापस बाहर लेके आई तब वापस कन्फ्यूज़्ड कि अब करना क्या है, इनके साथ ना कोई आया है, ना इनके पास कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई एड्रेस या कोई फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं था उनके पास। तो मैंने वापस जाके अपने कंसल्टेंट को बोला कि मैंने कर तो दिया उनका सब कुछ, बट अब उनको भेजना कहाँ है, करना क्या है उनके साथ? तो अगेन दे वर लाइक वी डोंट नो, हम क्या करें? वहीं पे रहने दो, कोई आ जाएगा लेने उनको। तो फिर
ओपीडी भी खत्म हो गया था उस टाइम तक, सबका लंच टाइम हो गया था, सब जा रहे थे। तो फिर बस वही रिसेप्शन स्टाफ को बोला कि आंटी का देख लेना। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम देख लेंगे, उस आप चले जाओ, उनको ओपीडी बंद करने की जल्दी थी। फिर मैं चली गई, उसके बाद पता नहीं वो आंटी का क्या हुआ। बट वो सबसे मेमोरेबल डे था मेरे इंटर्नशिप का। चलो अच्छी बात है, अच्छा काम किया है। इतना कोई थैंक यू। करता नहीं, इतना कोई नहीं करता जितना किया ना एटलीस्ट, वो भी कोई नहीं करता। बट ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कोई केस बताओगे, बट तुमने तो इमोशनल स्टोरी बता दिया। ऐसा कोई केस ऐसा कुछ खास है नहीं, सारे इंटर्न्स तो ये सब कुछ करते ही है अपने इंटर्नशिप में। कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट हुआ नहीं। मेरे तो बहुत सारे अलग अलग केसेस हुए हैं, ऐसे ऐसे हुए हैं कि बता भी नहीं सकता मैं, पता है ऑन द मतलब ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता हूँ। तू तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था ना? अगर ये गवर्नमेंट वहां पे हॉस्पिटल या जब दिन के तुम 100 पेशेंट 150 पेशेंट देख रहे हो, उसके बाद फिर ओपीडी बंद करके फिर जा रहे हो ओटी के तरफ, और वहां भी ऑलरेडी खड़े हैं 15 पेशेंट ये इसके लिए, ड्रेसिंग के लिए। अरे दिमाग काम नहीं करता। बट ठीक है, 35 मिनट का वीडियो बन चुका है, काफी बातें हो बस गई है, लेकिन इससे इतना तो समझ में आया कि हाँ सिम्बायोसिस जो भी इंसान लेना चाहता है, आई होप उस इंसान ने पूरा वीडियो देखा होगा। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा, अगर तुम लड़की हो, क्योंकि लड़के दूर रहो, जो लड़की है सिम्बायोसिस जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बाकी भी लड़कियाँ होंगी। बट बहुत बार ऐसा होता है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि जहाँ ज़्यादा लड़कियाँ होती है और जिनको लगता है कि वो बीएफएफ है, लेकिन एंड में वो बीएफएफ नहीं हो पाती। ये चीज़ का थोड़ा करेक्ट। सा है कि जहाँ लड़के लड़की होते हैं ना, वहाँ पर फिर भी ठीक है, लड़के थोड़ा सुन के ले लेते हैं, थोड़ा समझ जाते हैं कि अरे मूड स्विंग होता होगा, इनका होते रहता है। तभी मैं बार बार पॉलिटिक्स वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि वहां पे मैक्सिमम लड़कियों से इंटरेक्शन रहेगा, तो ये ही एक प्रॉब्लम आती है जो भी आती है। हम्म, बाकी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। जो प्रॉब्लम होगी यही अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स वाली प्रॉब्लम होगी। वही तो। लड़के तो चलो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत बोल के निकल जाते हैं। लड़कियों का रहता है कि कुछ हो गया तो मुंह बंद करके रह लेंगे, 4 दिन बात नहीं करेंगे, बताएंगे ही नहीं कि हुआ क्या है। दिक्कत ये होती है। बट ठीक है, हर किसी का अपना अपना सोच। मैंने तो ये देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इफ यू नो यू नो। सही सही देखा है। ठीक है, बढ़िया है सिम्बायोसिस के बारे में। ओके, आउट ऑफ 10 क्या लगता है कि अभी जो इंसान कोई जा रहा है या कोई सोच रहा है सिम्बायोसिस लेने के लिए, ऐसे एफएमजी, अपने रशिया वाले ही सोच लो, क्योंकि हमें पता है कि रशिया में कितना ये होता है, इंटर्नशिप होता है या कितना क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, तो उसके हिसाब से आउट ऑफ 10 आप कितना रिकमेंड करोगे कि जाना चाहिए कि नहीं, या फिर दूसरा देख लो। 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन अलग से देखना पड़ेगा आपको, एंड सिंस अकोमोडेशन कैंपस से दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा इशू होता है वहाँ पे। ये 2 चीज़ें अगर प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए तो फिर बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। हम्म, ठीक है, तब तो भी बढ़िया है, क्योंकि ऐसा भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको एकोमोडेशन बाहर ही देखना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि सारे हॉस्पिटल्स आपके शहर के बीचों बीच होंगे। वो बस मुंबई पुणे, बाकी उसके बाद जितना भी है, इतना जो बाहर जीएमसी वगैरह जो है, जो भी है, सब तो हुँ, बाहर ही होता है। हाँ। इनका कैंपस ही खुद ही इतना बड़ा है ना कि सिम्बायोसिस के कैंपस के गेट से हॉस्पिटल तक आने का ही रास्ता कुछ 700 मीटर्स होगा। हम्म, एंड देन उसके बाहर भी वो जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच बोल रही हूँ मैं, उसके बाहर से टाउन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, क्योंकि सुबह सुबह ऑटो या कैब्स मिलना, ये शेयरिंग जो वैन चलती है वहाँ पे, हम्म, मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफिस वाले लोग भी होते हैं, हॉस्पिटल के लोग होते हैं, प्लस सिम्बायोसिस के बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो काफी बार लेट हो जाते हो या नहीं मिल पाती है। मेरे पास खुद का व्हीकल था तो
मुझे वही पता है जो मुझे बाकी लोगों ने बताया। हुँ, और एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी गाड़ी नहीं थी मेरे पास और मैं शाम को मुझे घर जाना था। ना वहाँ पे टैक्सी आ रही थी, ना ही कोई ऑटो मिल रही थी। एक शेयरिंग वैन में मैंने चढ़ने का ट्राई किया, बट उसमें इतनी सी जगह में वो भैया बोल रहे थे, "बैठो ना मैडम, जगह है ना?" एंड आई वाज़ लाइक कि मैं इसमें कैसे बैठ पाऊँगी? नहीं, गिर जाऊँगी बीच रास्ते में तो क्या होगा? तो मैं नहीं बैठ पाई। और फिर मैंने बस का भी काफ़ी टाइम वेट किया बट बस आई नहीं, अभी है गवर्नमेंट बस, कभी जल्दी आती है, कभी लेट आती है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ थोड़ा इश्यू है, बिकॉज़ वो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट है नहीं, थोड़े बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, वो बन गए, वहाँ पीजी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, फिर कोई इश्यू नहीं है। बट फिर अकोमोडेशन उस 1 किलोमीटर के बाहर ही मिलेगा, तो हुँ, वो हो जाता है कि आपको 4 टू 5 किलोमीटर्स दूर ही अकोमोडेशन मिलेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन का आपका अगर सॉर्ट है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर स्कूटी वग़ैरह है आपके पास तो फिर तो बेस्ट है। हाँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, सही है, चलो ठीक है। अच्छा लगा तुमसे बात करके, ऐसे भी बहुत दिन हो गए थे बात नहीं की थी हमने। वीडियो बनाने के चक्कर में 40 मिनट बात तो कर दिए। ऐसे ही होती है अब तो एडल्टिंग। हाँ, यही है। अभी तो पीजी की तैयारी चल रही है, इधर जॉब चल रहा है, इससे बिज़ी, रात के 10:30 बजे, पौने 11 बजे हम वीडियो बना रहे हैं। ये भी बढ़िया है। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ठीक है फिर, अच्छा लगा आपके सिम्बायोसिस के बारे में सुन के, और जो भी इंसान सिम्बायोसिस का सोच रहा है कि जाऊँ ना जाऊँ ये वो, तो सुन लिया, एक्सपीरियंस देख लिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका, तो उसके हिसाब से फिर अब डिसाइड करो ट्रांसपोर्टेशन ये वो, अगर तुमको लगता है तो फिर दूसरा देखो, अगर वो सॉर्टेड है तुम्हारा तो फिर सिम्बायोसिस इज गुड। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर डिम्पी सिंह। अब आप जाइए थैंक आपका पीजी का तैयारी और जो भी आप अभी कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे कर क्या रहे हो, मतलब क्या प्लान है, व्हाट आगे का क्या सोचा है? यू। गुड, गुड।